हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी। तो आज भी हम जनरल साइंस की एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। और ये जो है ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ मैं। प्लस आपके जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहा है कि विटामिन घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन जो होता है वो सहायक होता है। तो देखिए, घाव भरने के लिए जो विटामिन सी होता है वो सहायक होता है। अब आप बोलेंगे विटामिन सी क्यों भाई, विटामिन सी की कमी से तो हमने पढ़ा था कि स्कर्वी रोग होता है। बिल्कुल सही, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। लेकिन अगर आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा, तो कोरोना के टाइम पे सब बोल रहे थे ना कि नींबू खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, है ना। तो इम्यूनिटी ये किसकी वजह से होता है, हमारा विटामिन सी की वजह से होता है। और अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा तो आपका जो घाव है वो भी बहुत जल्दी भर जाएगा। इसके साथ ही विटामिन से कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग तरीके के विटामिन के नाम दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इससे होने वाले रोग के नाम बताइए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। अब बी जो होता है उसमें भी चार पांच तरीके के होते हैं। एक होता है आपका B1, B2, 3, 5, 6, 7 और 12। ठीक है। तो B1 की कमी से जनरली अगर पूछा जाए आपको कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप बेरी बेरी पर ही टिक करके आओगे। लेकिन अगर ऐसे नंबर देके पूछ ले तो विटामिन 2 की कमी से आपका त्वचा का फटना हो जाता है और आंख लाल होने लगती है। विटामिन 3 की कमी से बाल सफेद होने लगते हैं और चर्म रोग हो जाता है। B5 की कमी से प्लेग्रा, B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग, B12 की कमी से एनीमिया। और साथ ही क्या होता है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है विटामिन 12 की B12 की कमी से वो भी कमजोर हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी में मसूड़ों में खून आने लगता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स में जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कमजोर पड़ जाती है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपके नाखून कमजोर हैं, ठीक है, तो अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल खाते हो या अपने स्किन में लगाते हो या अपने चेहरे पे लगाते हो, अपने नाखूनों पे लगाते हो, तो आपका जो नाखून है, चेहरा है, वो क्या हो जाएगा, एकदम चमकने दमकने लगेगा। तो विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। और जो विटामिन के है, विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए मदद करता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो ये विटामिन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे विटामिन की कमी से होने वाले रोग में, तो वो सभी के सभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम यही है, जो चैनल का नाम है टाइम टू स्टडी सरकारी। अगर आप टेलीग्राम पे जाके इस चैनल को सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो वहां पर क्या है, जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके आपको आंसर्स प्लस ये पूरा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही जिन पेपर से मैं ये क्वेश्चंस लेती हूँ वो क्वेश्चन पेपर भी आपको वहां मिल जाएंगे और उनकी आंसर कीज भी आपको वहां मिल जाएगी। तो अगर आप मैथ्स या फिर कोई भी और सब्जेक्ट जैसे कि आपका जीके हो गया, तो अगर आप राजस्थान जीके, तो अगर आप ये सब कुछ पुराने साल के पेपर जो है वो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि जनरली आपके जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं या आपके जो राजस्थान जीके के क्वेश्चंस हैं, तो ये कई बार क्या होता है, रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी ही नोटिफिकेशंस मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए और उनकी आंसर्स कीज भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जिसको खोजा गया था। ये क्या करता है, ये जीवाणुओं को मारता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को। तो अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर आपको क्या करता है, एंटीबायोटिक दवाई के रूप में देता है जिसको खा करके आप ठीक हो जाते हो। और पेनिसिलिन का जो प्रयोग था सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज किया गया था, यानी कि जो आपका पेनिसिलिन है ये पहला एंटीबायोटिक है जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यूज किया गया था।
और एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि इसको 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी और 1945 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये बैक्टीरिया को खत्म करता है और पेनिसिलिन को हम पीसीएन या पीईएन के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। अब आ जाते हैं हम अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। इसमें कह रहा है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी का मतलब होता है कि उसके आकार का, वो कैसा दिखता है, ठीक है ना। तो उसका अध्ययन किया जाता है किस अवस्था में। तो देखो, जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक्चुअली में ये 4 होती है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, इंटरफेज। तो इसमें जो मेटाफेज होता है ना, ये सबसे सही अवस्था होती है समसूत्री विभाजन की, जहां पे गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है और यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे अगर आप देखेंगे तो। अब इससे एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आपको देना चाहूंगी, वो ये है कि जो आपका विभाजन होता है कोई भी कोशिका का वो 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब होता है समान और अर्धसूत्री का मतलब होता है आधा। समसूत्री विभाजन हमारे शरीर की हर एक कोशिका में होता है, जैसे मेरे हाथ में, बाल में, गाल में, माथे पे, नाक पे, यहाँ पे जितनी भी मेरी कोशिकाएं हैं, इन सब में कैसा विभाजन होता है, समसूत्री। लेकिन जब शुक्राणु को और अंडाणु को बनाना होता है तो वहां पर कौन सा विभाजन होता है, वहां पर विभाजन होता है अर्धसूत्री। अब क्यों होता है, देखो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं, हमको पता है कि हमारे मानव के शरीर की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46, ठीक है। तो अगर इससे जो भी सेल बनेगी उसके पास भी 46 गुणसूत्र होने चाहिए, वरना पता चले कि आपकी यहाँ नाक थी और नाक की जगह कुछ और आ गया, है ना। तो हर कोशिका में आपके शरीर की जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के बाद में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है, यानी कि आधी हो जाती है, ठीक है। तो जब गुणसूत्रों की संख्या आधी करनी होगी तो हम क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे और अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और हर कोशिका में 23 गुणसूत्र ही उपस्थित होते हैं। अब क्यों करना है ऐसा, इसलिए करना है क्योंकि अगर 23 गुणसूत्र शुक्राणु में होंगे और 23 गुणसूत्र आपके अंडाणु में होंगे, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो जो जो बच्चा बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, उसमें हर कोशिका में कितने हो जाएंगे, दोनों मिला के 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा, शुक्राणु के पास 46 गुणसूत्र होंगे, अंडाणु के पास 46 गुणसूत्र होंगे, तो बेटा बच्चा तो एलियन पैदा होगा, उसके पास तो 92 गुणसूत्र हो जाएंगे और उसकी बच्चे के पास तो और ज्यादा गुणसूत्र हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या, नहीं, हम सारे इंसान के बच्चे इंसान जैसे दिखते हैं, तो हमारे में गुणसूत्रों की संख्या भी कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन के बाद में 2 कोशिका और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 4 कोशिका बनती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो देखो, जो केंद्रक होता है, केंद्रक दोहरी झिल्ली का बना होता है, कुछ ऐसी शक्ल का दिखता है, ठीक है। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी दोहरी झिल्ली का बना होता है, ये उसकी बाहर की झिल्ली हो गई और ये उसकी अंदर की झिल्ली हो गई, ठीक है। और जो तीसरा क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक होता है, ये भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो कौन बचा जो दोहरी झिल्ली का नहीं होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम दोहरी झिल्ली का नहीं बना होता, उसमें एक ही झिल्ली उपस्थित होती है। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह। और जो हरित लवक है
इसको हम ट्रैफिक पुलिसमैन, कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। जो हरित लवक होता है ये क्या करता है, ये प्लांट्स में यानी कि पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एटीपी बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, ये एटीपी का फुल फॉर्म है। और एटीपी को जो होता है वो एनर्जी करेंसी या फिर ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। तो ये 4-5 प्रश्न जो थे वो इस प्रश्न से बन रहे थे, ठीक है। और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को बेटा हिंदी में भी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ही बोलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में इसको सेम ही बोलेंगे, कोई अलग नाम नहीं होता। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वहां कह रहा है कि उपापचय क्या है। तो उपापचय क्या है, जैव अणु का टूटना और बनना, जैव अणु का टूट जाना व संश्लेषण दोनों ही उपापचय कहलाता है। उपापचय में दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक होता है अपचयन और दूसरा होता है उपचयन। एक में क्या होता है कि छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु बनाते हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है, जो बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं। तो ये उपापचयन और अपचयन की क्रिया क्यों जरूरी है, कि जब आप मानो किसी शादी में गए तो आपने बहुत सारा खाना खा लिया, अब इतना सारा ग्लूकोज बनेगा आपकी बॉडी में, यूज तो नहीं होगा, तो वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में एकत्र कर लिया जाता है। किस रूप में एकत्र किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और जिस दिन आपका मन किया सोमवार का व्रत रखने का, तो उस दिन आप कुछ खाओगे नहीं, तो उस दिन क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है ये छोटे छोटे अणु में टूट जाता है। कौन से अणु में, ग्लूकोज में। और फिर आपका जो बॉडी होता है वो इससे एनर्जी का ऊर्जा ले लेता है। तो आपको उस दिन, जिस दिन आप व्रत करते हो, उस दिन काम करने की जो ताकत आती है आप में, वो किसकी वजह से आती है, ग्लाइकोजन। तो अगर प्रश्न आए कि मनुष्य में जो आपका ग्लूकोज है वो किस रूप में एकत्र किया जाता है शरीर के अंदर या स्टोर होता है, तो बेटा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और प्लांट में यानी कि पेड़ पौधों में ये स्टार्च के रूप में ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि गति के नियम की जो खोज है वो किसने की थी। तो गति के नियम की जो खोज है वो न्यूटन ने की थी। और न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण की भी खोज की थी। न्यूटन ये वही है जिनके सर पे सेब गिरा था, ठीक है। और जो थॉमस एल्वा एडिसन, इनका पूरा नाम है, एडिसन ने किसका आविष्कार किया था, तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। और अलेक्जेंडर का तो अभी हमने पढ़ा ही था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में। इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चल सकती हैं। तो देखो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, यानी कि अगर आप स्पेस में जाकर के चिल्लाओगे तो वहां पर तो क्या होता है, वातावरण नहीं होता ना, एटमॉस्फेयर नहीं होता वहां पे। तो आप अगर स्पेस में जाके चिल्लाओगे तो आपको किसी दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। नहीं भाई, ठोस में चल सकती है, हाँ सही बात है। केवल गैस माध्यम में चल सकती है, गैस में भी चल सकती है। भाई ये पूरे वातावरण में क्या है, गैस ही तो है। तो मैं बोल रही हूँ, आप तक आवाज जा रही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। बिल्कुल सही बात है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो ठोस माध्यम में भी चल सकती हैं। वो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि वो ट्रेन की पटरी होती है ना, उस पे ऐसे कान लगा के सुनो तो आपको वो वाइब्रेशन सुनाई देगा, है ना। तो ध्वनि तरंगे आपकी ठोस में भी चल सकती है, तभी आप दो ठोस को आपस में बजाओगे आवाज होगी। और गैस में भी चल सकती है, तभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन पा रहे हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 134 के बारे में बात करें। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है। देखो घर में आप लोगों ने वायरिंग कराई होगी तो आपको पता होगा कि घर में एक अर्थिंग का वायर होता है। तो होता क्या है कि घर में जो अर्थिंग का वायर होता है वो इसलिए होता है सुरक्षा के लिए। क्यों सुरक्षा के लिए होता है कि अगर मान लो ये कोई बड़ी सी बिल्डिंग है और इस पर जब बारिश हो रही है तो बिजली गिरी,
अब बिजली गिरेगी तो क्या होता है, बड़ी बड़ी इमारतों पर ही बिजली गिरती है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, एक ऊपर मेटल का रॉड लगा देते हैं और नीचे एक प्लेट लगा देते हैं, और ये पूरा वायर जो है वो यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, अगर घर में अर्थिंग नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपका जो करंट होता है ना, तो वो इस वायर से पास होता हुआ जमीन में चला जाता है। तो जिसकी वजह से आपके घर की दीवारों पे, या जो भी आप बिजली के जो उपकरण चलाते हो, जैसे टीवी हो गया, कूलर हो गया, है ना, तो उसमें करंट नहीं लगता जब आप उसको छूते हो। अगर घर में अर्थिंग का वायर नहीं होगा तो क्या होता है, कई बार आपको कूलर को आप टच करते हो बारिश के मौसम में, तो आपको करंट लग जाता है ना, वो इसी वजह से लगता है। तो घर में सुरक्षा के लिए अर्थिंग का वायर यूज किया जाता है, ताकि आपको करंट ना लगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इस पेपर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मैं कम्युनिटी पे भी क्वेश्चंस को पोस्ट करती हूँ, तो आप वहां पर जाकर के भी क्वेश्चंस को देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो हमने आज क्वेश्चंस किए इसका पीडीएफ मिल जाए, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।